हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी प्रकाश की श्रृंखला चल रही है जिसमें हमने प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन, अपवर्तन रिफ्रैक्शन, दर्पण मिरर, लेंस ये सब पढ़ लिया। उसके बाद हमने आंख से संबंधित रोग, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष ये सब भी अपन पढ़ चुके हैं। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज से अपन पढ़ना चालू करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन सुना होगा सभी ने इसको। इसे अपन कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब यदि अपन इसको समझना चाहें तो बिल्कुल इसके अपन बेसिक से जाएं तो स्कैटरिंग या प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है। तो प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, फैलना। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, फैलना। जब प्रकाश फैल जाए तो उसे अपन कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझना। यदि हम सूर्य प्रकाश की बात करते हैं, सनलाइट की, तो सूर्य प्रकाश में तीन प्रकार का प्रकाश होता है। पहले प्रकार का प्रकाश होता है अवरक्त किरणें, जिन्हें अपन कहते हैं इंफ्रारेड। दूसरा प्रकार होता है विजिबल लाइट, या जिन्हें अपन कहते हैं दृश्य प्रकाश। और तीसरी है पराबैंगनी किरणें, यूवी रेस। ये सूर्य के प्रकाश में तीन प्रकार का क्या होता है, प्रकाश। अब सूर्य का प्रकाश जो है ये आ रहा है ऊपर से, अंतरिक्ष से, है ना, अंतरिक्ष स्पेस से आ रहा है। तो वहां पर क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है, सीधे सीधे प्रकाश आ गया सूर्य का प्रकाश। अब ये जो सूर्य का प्रकाश है ये पहुंचता है हमारी पृथ्वी के इन्वायरमेंट में, या अपन कहते हैं कि ये पहुंचता हमारी पृथ्वी के, अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ठीक, अब मान लो ये पहुंचा हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में, तो हमारी पृथ्वी में क्या है, बादल है, ठीक, धूल के कण, पूरे यदि अपन एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसमें डस्ट पार्टिकल है, धूल के कण है, ठीक। फिर यहां पर क्या है, अलग अलग प्रकार की गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स है, बादल है, कोहरा है, नमी है, बहुत सारे फैक्टर हैं। ये है हमारे एटमॉस्फेयर में। इससे पहले सूर्य का प्रकाश जो है, जब वैक्यूम या निर्वात से आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, सूर्य का प्रकाश आराम से पहुंच गया। सूर्य का प्रकाश जैसे ही हमारे वायुमंडल में पहुंचता है तो बाकी सब मतलब अवरक्त किरण, इंफ्रारेड अवरक्त किरण और यूवी रेस पराबैंगनी किरण, उनका कुछ नहीं, वो आई टकराई चले गए, परावर्तन हुआ अपवर्तन हुआ, जो जैसा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सूर्य के प्रकाश से विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश हमारे वायुमंडल में पहुंचकर बादल, कोहरा, धूल के कण, हवा के मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल, क्लाउड, इन सब से जब प्रकाश टकराता है, कौन सा, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, तो ये जो दृश्य प्रकाश है ये टकराने के बाद अपने 7 रंगों में फैल जाता है। ये जो है ये 7 रंग में फैल जाता है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। यहां पर ना तो प्रकाश का परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ना ही प्रकाश का अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों घटना नहीं होगी। बस दृश्य प्रकाश कण से टकराएगा और वो अपने 7 रंगों में फैल जाएगा, टकरा के फैल गया और फैलते समय दृश्य प्रकाश 7 रंग में हो गया। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यदि अपन 7 कलर की बात करें तो 7 कलर तो आप सभी जानते होंगे, बैगनी, वॉयलेट या बैगनी, दूसरा होता है जामुनी जिसे अपन कहते हैं इंडिगो, फिर होता है नीला जिसे अपन कहेंगे ब्लू,
फिर होता है हरा जिसे अपन कहेंगे ग्रीन, फिर होता है पीला येलो, फिर होता है नारंगी या जिसे अपन कहते हैं ऑरेंज, और उसके बाद लास्ट में जो 7th कलर है वो होता है लाल या जिसे अपन कहेंगे रेड। तो जो दृश्य प्रकाश है, विजिबल लाइट है, ये अपने 7 रंगों में बट जाता है, फैलकर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पढ़ते आए होंगे वैसे ही सीक्वेंस से, वैसे ही हम आपको पढ़ना है। चलिए अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा अपन को समझना होगा। ठीक है, क्या कैसे किसकी कहानी है, इसको समझने के लिए अपन को एक कॉन्सेप्ट समझना होगा पहले। ठीक, देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लॉर्ड लेरी। ठीक, लॉर्ड रेले। तो लॉर्ड रेले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया। उन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन ही बताया। प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग तो सीवी रमन ने बताया, उसमें अपन थोड़ी देर से पहुंच रहे हैं। इन्होंने जो प्रकाश फैल रहा है, जो स्कैटरिंग कर रहा है, उसके बेस को समझाया। समझना कैसे, ये सब अपन पढ़ेंगे इन्हीं साइंटिस्ट के अनुसार। यदि अपन बात करें तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी या ऊर्जा है, ये सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है बैगनी कलर में, या जिसे अपन कहेंगे वॉयलेट या बैगनी कलर। जो सबसे ज्यादा 7 रंग की यदि अपन बात करें तो जिसमें सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है वो होती है बैगनी रंग के पास। अब यहां से समझना, बैगनी रंग के पास जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इसमें जो वाइब्रेशन, इसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें वाइब्रेशन या कंपन जो है वो भी ज्यादा। कंपन ज्यादा होने की वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, ये भी ज्यादा। आवृत्ति ज्यादा होने की वजह से ये जो कलर है ये फैलता सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसकी स्कैटरिंग या फैलाव भी सबसे ज्यादा है। क्रम बिल्कुल नहीं भूलना, ये बिल्कुल फिक्स है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है, ये मत घबराओ, जब अपन वेव पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बिल्कुल सिंपल समझो, बैगनी रंग की एनर्जी सबसे ज्यादा है। ज्यादा एनर्जी होने के कारण उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा वाइब्रेशन या ज्यादा कंपन करेंगे। जब उसके पार्टिकल्स ज्यादा कंपन करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से इसकी जो स्कैटरिंग है, इसका फैलाव है, ये भी ज्यादा होगा। और ये जो कलर है ये ज्यादा फैलाव करेगा और फैलने के कारण ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाएगा, इसीलिए इसकी वेवलेंथ या इसकी जो तरंग दैर्ध्य है ये हो जाएगी सबसे कम। ठीक, तो बैगनी रंग अपन को क्या फैक्ट याद रखना है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग या प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे कम होती है। कंपन में उसने अपनी ऊर्जा का ह्रास कर दिया, उसके पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी उसने वाइब्रेशन या कंपन में उसको ज्यादा लॉस कर लिया, तो वो ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाया, इसलिए इसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य क्या हो गई, कम हो गई। अब यदि अपन बात करते हैं रेड कलर की, तो 7 रंग में सबसे कम जो एनर्जी है वो एनर्जी होती है रेड, लाल रंग। अब समझना, यही से पूरा खेल है एनर्जी का। रेड कलर में एनर्जी जो है ये कम है। एनर्जी कम होने की वजह से इसका जो वाइब्रेशन
ये वाइब्रेशन भी क्या है, कम। वाइब्रेशन कम होने की वजह से ये ज्यादा क्या नहीं कर रहा है, कंपन नहीं कर रहा है, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति भी सबसे कम है, मिनिमम। आवृत्ति कम होने की वजह से इसकी जो स्कैटरिंग, जिसका फैलाव है, ये भी क्या है, सबसे कम। देख, अब फैलाव कम है, एनर्जी कम है उसके पास, फैलाव कम है, वो फैला ही नहीं, लेकिन जितनी भी एनर्जी थी उसके पास, उस एनर्जी का उपयोग उसने ज्यादा दूर जाने में किया, क्योंकि स्कैटरिंग तो करा ही नहीं, वाइब्रेशन हुआ ही नहीं, तो एनर्जी लॉस हुई नहीं, तो उसने ज्यादा एनर्जी का यूज क्या करा, आगे जाने में। इसीलिए ये जो लाल कलर है, ये अपनी एनर्जी से दूर तक जाएगा और इसकी वेव लेंथ या तरंग दैर्घ्य क्या होती है, मैक्सिमम। तो आपको यहां पर क्या पॉइंट याद रखना है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जबकि जो इसका स्कैटरिंग या इसका प्रकीर्णन है, यह सबसे कम होता है। ये सीक्वेंस बिल्कुल याद कर लो, हमेशा काम आएगा, चाहे आप लाइट की बात करें या आप बात करें वेव की, हमेशा ये फिलॉसफी, ये जो सिद्धांत है ना, ये अपने काम आएगा, ये बिल्कुल प्रमाणित है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है कि बैंगनी रंग की ऊर्जा ज्यादा है, कंपन ज्यादा है, फैल ज्यादा रहा है, प्रकीर्णन तो ज्यादा है, लेकिन ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी एनर्जी को इन्हीं सब काम के लिए लॉस कर लिया है। जबकि जो रेड कलर है, इसकी एनर्जी मिनिमम है, मिनिमम एनर्जी होने के कारण वाइब्रेशन कम कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम है, स्कैटरिंग कम है, कम फैल रहा है, तो जो उसके पास बची हुई ऊर्जा है, उस एनर्जी या ऊर्जा से ज्यादा दूरी तक जा रहा है, इसलिए उसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य जो है, ये हो जाती है सबसे अधिक। ठीक होता ना, आप अपने डेली लाइफ में भी देखना, मान लो आप अपनी क्लास में देखो, कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत एक्साइटेड है, बिल्कुल हमेशा जोश से भरा हुआ रहता है कि सर मैं बताऊं, मैं साफ कर दूं, मैं बोर्ड साफ कर दूं, मैं लिख दूं, मैं ये, आप देखना वो बच्चा पढ़ने में अच्छा रहता है, सब एक्टिविटी में अच्छा रहता है, पर वो जरूरी नहीं कि बिल्कुल आगे तक जाके सफलता पाए। और उसी तरह क्लास में देखना, कोई बच्चा चुपचाप बैठा रहता है, चुपचाप अपनी पढ़ाई करता रहता है, और वो आगे जाके सफलता को पा लेता है। बस वही है, जो बच्चा ज्यादा एक्टिव है, उसके पास ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा क्लास में एक्टिव है, ज्यादा वो हरकतें कर रहा है, अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, दूर तक नहीं जा पा रहा है जहां तक उसको पहुंचना चाहिए। जबकि ऐसा बच्चा जिसके पास एनर्जी कम है, वो अपनी एनर्जी बचा के रखा है, ये काम ही काम में लगाएंगे, वैसे क्या करना, क्या करेंगे, खेल के यार क्या करेंगे, लैब में जाके चलो यहीं पढ़े, तो वो चुपचाप अपनी कम एनर्जी में पढ़ रहा है, तो वो ज्यादा दूरी तक जा रहा है। वही हो रहा है, जितनी ज्यादा ऊर्जा उतनी कम दूरी, जितनी कम एनर्जी उतनी ज्यादा दूरी। ठीक, समझ गए होंगे। चलो, तो यहां से जो फॉर्मूला बन के आया, वो फॉर्मूला का फॉर्म तो खैर अपन वेव में सॉल्व करेंगे, पर एक सीक्वेंस उसको अपन लिख लेते हैं लॉर्ड रेले के अनुसार। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका इस फील्ड में, है ना, समझ लो। तो अपने पास क्या फॉर्मूला क्या बन के आया, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी है, उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति भी उतनी अधिक होगी। फिर दूसरा अपने पास बन के क्या आया, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कैटरिंग। जिसकी आवृत्ति जितनी अधिक है, उसके प्रकाश में फैलाव या प्रकीर्णन भी उतना अधिक होगा। फिर तीसरा क्या बन गया है, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब जिसकी स्कैटरिंग जितनी ज्यादा है, जो जितना ज्यादा फैल रहा है, उसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन यहीं से कह सकते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य क्या होगी, कम होगी। ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
ये बहुत कम आएगा, इसके अपन जो अपन फॉर्मूला फॉर्म होते हैं ना वो भी यूज करेंगे, लेकिन वो सब उपयोग होते हैं कहाँ पर, वेव या तरंग में, यहाँ इनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सीक्वेंस याद होना चाहिए, ठीक, कि क्या कैसी क्या कहानी थी, कब हुआ क्या हुआ, ठीक। चलिए उम्मीद करता हूं मैं आप इसको समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है, बस सीक्वेंस दिमाग में रखना, तो रटना नहीं पड़ेगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यदि अपन बात करें तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का जो प्रकीर्णन, इस प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में सबसे पहले, ये तो आपने सुना ही होगा, इसकी जो स्कैटरिंग की डिस्कवरी या खोज है, इसे की है डॉक्टर सीवी रमन ने, ठीक। इन्होंने इसकी डिस्कवरी कब की थी, तो ये की है 28 फरवरी 1928। 28 फरवरी 1928 को इन्होंने सबसे पहले बताया स्कैटरिंग के बारे में, और जब इन्होंने स्कैटरिंग के बारे में बताया और कहा कि विजिबल लाइट, जो दृश्य प्रकाश है, ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ये अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, कौन सा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो 7 कलर का सीक्वेंस बताया था इन्होंने, इन्हें कहा जाता है स्पेक्ट्रम। कभी भी स्पेक्ट्रम शब्द सुनो तो समझ जाओ कि ये 7 कलर के बेस पे कुछ बताना होगा, तब उसे अपन क्या कह रहे हैं, स्पेक्ट्रम। और सीवी रमन ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को कहा जाता है रमन इफेक्ट, या इसे अपन कहते हैं रमन प्रभाव। ये दोनों शब्द सुनने को मिलेंगे, स्पेक्ट्रम तो बोलचाल में हमेशा सुनने को मिलेगा, जब भी पढ़ोगे तो समझ जाना कि ये 7 रंगों में वहां पर विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश बढ़ गया है। और रमन इफेक्ट मतलब सीवी रमन ने उसके बारे में बताया था, इसलिए उसे अपन क्या कहते हैं, रमन इफेक्ट। फिर ये जो सीवी रमन है, इन्होंने 28 फरवरी को बताया था, इसीलिए 1987 से 1987 से भारत सरकार ने क्या कहा, प्रतिवर्ष 28 फरवरी को क्या मनाया जाएगा, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, ये हम मनाते हैं 28 फरवरी को, क्योंकि रमन इफेक्ट की खोज जो है, ये रमन इफेक्ट की खोज भी हुई थी 28 फरवरी 1928 में, ठीक। 1987 से इसकी शुरुआत हुई है, जब से इसको भारत सरकार ने कहा है कि अपन को क्या करना है, इसको मनाना है, ठीक। फिर इस कार्य के लिए सीवी रमन को 1930 में दिया गया था नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार, और 1954 में 1954 में इन्हें दिया गया था भारत सरकार की ओर से भारत रत्न। 1954 में 1954 में ही शुरुआत हुई थी भारत रत्न की, और जैसे ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तो इन्होंने इतने पहले खोज कर दिए थे, काफी समय पहले, तो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। फिर नोबेल प्राइज मिल गया तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा था आप यहीं से समझ लो। तो जैसे ही हमारे देश में भारत रत्न की शुरुआत हुई तो सबसे पहले भारत रत्न देने का जब 1954 स्टार्ट हुआ तो वहां पर 1954 में भारत रत्न दिया गया डॉक्टर सीवी रमन को। बहुत बड़े वैज्ञानिक है, सोच लो आप, भारत रत्न भी मिला है, नोबेल प्राइज भी मिला है, और काम भी अच्छा है, कितना जरूरी काम है ये, इसकी वजह से अपन चीजों को जान पा रहे हैं। तो भैया ये सब श्रेय जाता है सीवी रमन। अब जब बात निकली है तो एक पॉइंट और याद रख लो, वर्ल्ड साइंस डे, विश्व विज्ञान दिवस, ये मनाया जाता है 10 नवंबर। अपने भारत वाला अपन नेशनल मना रहे हैं कब, 28 फरवरी को,
लेकिन विश्व विज्ञान दिवस वर्ल्ड साइंस डे विश्व विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 10 नवंबर। ठीक, तो ये कहानी हो गई सीवी रमन की। ऑब्जेक्टिव आते हैं इससे, इस चीज के लिए मेंटली आप लोग प्रिपेयर रहें। चलिए अब अपन इसके देखते हैं डेली लाइफ में एप्लीकेशन, या जिन्हें अपन कहते हैं अनुप्रयोग। बहुत जरूरी है ये, एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है। ये जो अनुप्रयोग है यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला अनुप्रयोग यदि अपन देखते हैं तो ये पहला अनुप्रयोग है सूर्य उदय, सनराइज, और सूर्यास्त, सनसेट के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्य उदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ठीक, फिर दोपहर के समय सूर्य का सफेद दिखाई देना। सूर्य का सफेद दिखाई देना। ठीक, फिर खतरे का निशान लाल होना। खतरे के निशान का लाल रंग होना। आसमान का नीला दिखाई देना। आसमान का नीला, या इसी से याद कर लो समुद्र का नीला दिखाई देना। समुद्र का नीला दिखाई देना। ये सब बहुत बार एग्जाम में आया है और यहां से क्वेश्चन आते हैं। आप मॉक टेस्ट लगा लो, पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख लो। फिर ठीक, और क्या होता है, अंतरिक्ष से या चंद्रमा से आसमान का काला दिखाई देना। आसमान का काला दिखाई देना। एक अंतरिक्ष यात्री है या जो चंद्रमा में है उसको आसमान कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देना। फिर अगला आपने एक नाम सुना होगा जिसे अपन कहते हैं टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। साइंटिस्ट है टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। या यदि अपन बात करें तो आपने सुना होगा बादलों का सफेद दिखाई देना। ये जो घटना है, इनमें से कोई भी घटना यदि आपसे पेपर में आए और पूछा जाए ये प्रकाश के किस घटना के कारण होती है या लाइट के किस फिनोमेना के कारण ये होता है, तो इन सभी कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, या जिसे अपन कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, थोड़ा सा कुछ जो है इनमें से अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला अपन ने क्या लिखा, सनराइज और सनसेट, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। चलो इसका लॉजिक समझो। देखो ये अपनी पृथ्वी है। यदि अपन बात करें सूर्य उदय होने की, सनराइज, या अपन बात करते हैं सूर्य अस्त होने की, सनसेट, दोनों कंडीशन में जो सूर्य है वो पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है।
तो अब ये जो सूर्य है इससे तो पूरी प्रकाश की किरणें, अवरक्त किरण, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, यूवी रे सब निकल कर आ रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक आए। तो वो सब जब निकल के आ रहे हैं तो वो पहुंचती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, हमारे एनवायरनमेंट में पहुंचती हैं। तो जब ये प्रकाश की किरणें हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचती हैं तो ये सूर्य हमसे इतना दूर है कि इसमें बाकी जो 7 कलर हैं उनमें से सभी कलर में हो जाता है स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। सबका अलग अलग प्रकीर्णन है। बैंगनी का ज्यादा है, जामुनी का उससे कम, नीला उससे कम, हरा उससे कम, फिर उसके बाद पीला उससे कम, नारंगी उससे कम, लाल का सबसे कम। तो सब अपने अपने हिसाब से सब में स्कैटरिंग हो गई। ठीक, बाकी जो लाल कलर था इसमें स्कैटरिंग नहीं हुई, तो ये ज्यादा वेवलेंथ या ज्यादा तरंगदैर्घ्य, ज्यादा दूरी तय करते हुए पहुंच गया पृथ्वी पे। और अपन जब पृथ्वी पर खड़े हुए हैं तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ लाल रंग का प्रकाश पहुंच रहा है। बाकी प्रकाश जो है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग करके वहीं खत्म हो गए, वहीं नष्ट हो गए, उनकी एनर्जी खत्म हो गई, थोड़ी थोड़ी बची अपने पास पहुंचते तक। लेकिन बाकी जो लाल रंग है ये अब बिना स्कैटरिंग करे ज्यादा वेवलेंथ के कारण पृथ्वी पर पहुंच गया। और जब पृथ्वी पर पहुंच गया तो वो लाल कलर जब अपने पास पहुंच रहा है तो ये जो सूर्य है ये इस समय अपन को कैसा दिखाई देगा? लाल। ये घटना यहां पर है कि सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य सबसे दूर है, सूर्य का पूरा प्रकाश आ रहा है, लेकिन बाकी सब प्रकाश में स्कैटरिंग हो गई। लाल रंग का जो प्रकाश है ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण पृथ्वी में पहुंच गया और इस समय भी सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है? लाल। ठीक, फिर दोपहर के समय सूर्य का सफेद दिखाई देना। तो दोपहर के समय सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है और यह इतने निकट होता है कि इसे स्कैटरिंग या प्रकीर्णन का समय ही नहीं मिलता। और जब सूर्य से आने वाले दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट को प्रकीर्णन का समय ही नहीं मिलेगा, वो अलग अलग कलर में नहीं फैल पाएगा, तो सीधी सी बात है जब कलर में नहीं फैला है तो वो अपन को दिखाई देगा सफेद। तो दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, और देखना बाकी जो बीच का समय उस समय वो पीला दिखाई देता है। लेकिन वो ज्यादा एग्जाम में आता नहीं तो अपन ने लिखा, पर आप आजमा के देखना। बिल्कुल दोपहर में जब सिर के ऊपर रहेगा तो समय सफेद दिखेगा, बाकी थोड़ा यहाँ पर है तो पीला, और जब सबसे दूर है सनराइज सनसेट की स्थिति है तो उस समय सूर्य अपन को क्या दिखाई देता है? लाल। यही लॉजिक बादल के साथ है। बादल भी पृथ्वी के बहुत पास है, तो पास होने की वजह से प्रकाश की प्रकीर्णन वाली घटना नहीं हो पाती, और जो बादल है वो भी अपन को क्या दिखाई देते हैं? सफेद। देखो जब बारिश होने वाली होती तो बादल काले हो जाते हैं। बादल में है क्या होता है? कोलाइड सॉल्यूशन बनता है, और वो जो बादल के जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड सॉल्यूशन के पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, तो जो प्रकाश उससे टकरा के आ रहा था उसको टकराने के आने के प्रकाश जो है वो कम हो गया। बहुत सारे प्रकाश को कोलाइड सॉल्यूशन ने रोक लिया, बादल ने रोक लिया, उसके मॉलिक्यूल्स ने रोक लिया, लाइट उसको पेनिट्रेट करके बाहर नहीं निकाल पाई। लाइट बाहर नहीं, इसलिए वो काला दिखने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बादल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स का आकार बड़ा होता है, तो ज्यादा जगह को कवर कर लेते हैं। सनलाइट उसमें टकराती तो है लेकिन बाहर नहीं आ पाती, तो बादल अपन को काला दिखता है। बारिश होने वाली होती है तो वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन सामान्यतः नॉर्मल जब अपन बादल को देखते हैं वो अपन को सफेद दिखाई देता है, तो उसका कारण होता है क्योंकि यहां पर कौन सी घटना होती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, फिर मान लो अपन कहते हैं आसमान का नीला दिखाई देना, तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है स्पेस से, वैक्यूम निर्वात से आया, अंतरिक्ष से, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर पे पहुंचा तो वो अलग अलग कलर में बट गया। तो सबसे ज्यादा जो कलर बटा वो कौन सा हो गया? बैगनी, क्योंकि स्कैटरिंग सबसे ज्यादा उसमें। लेकिन बैगनी कलर की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम होती है, और कम क्वांटिटी होने की वजह से और बहुत ज्यादा फैलने की वजह से वो इतनी दूर दूर हो गया कि हमें नहीं दिख रहा। फिर वॉयलेट या बैगनी के बाद अगला कौन सा होता है? जामुनी, इंडिगो। फिर जो दूसरे नंबर पर फैल रहा है वो जामुनी। जामुनी भी फैल रहा है लेकिन स्कैटरिंग ज्यादा है, इतने दूर दूर होगा उसके पार्टिकल्स की वो नहीं दिख रहे। तीसरा कलर हो गया ब्लू। नीला कलर की क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, पर्याप्त मात्रा में है, और उसकी स्कैटरिंग बाकी की तुलना में कम है, तो फैला तो पर इतने दूर नहीं हुए उसके पार्टिकल्स की हमें ना दिखे। इसीलिए आसमान जो है हमें वो कैसा दिखाई देता है? नीला। नीला, उसमें बैगनी और जामुनी तीनों कलर मिल जाते हैं, तो अपन इसको स्काई ब्लू कहते हैं, आसमानी रंग, फिरोजी कलर जिसको कहते हैं आजकल, तो वो दिखाई देता है इन्हीं तीन के कारण। तो आसमान का नीला दिखाई देना
और समुद्र का नीला दिखाई देना, उसी के रिफ्लेक्शन के कारण समुद्र नीला दिखता है, तो नीला दिखाई देना ये निर्भर करता है ये किस घटना का उदाहरण है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब यदि अपन बात करें अंतरिक्ष की या चंद्रमा की, तो अपन पढ़ चुके हैं जब ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे कि चंद्रमा में एटमॉस्फेयर या वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है, इसलिए चंद्रमा में एटमॉस्फेयर वायुमंडल नहीं है। अंतरिक्ष की यदि अपन बात करें स्पेस वैक्यूम है, वहां पर भी वायुमंडल नहीं है, तो जब वहां पर सूर्य का प्रकाश होकर गुजरेगा तो उसमें किसी भी प्रकार के वो पार्टिकल से टकरा के ना उसमें स्कैटरिंग होगी ना वो 7 रंगों में बटेगा। जब कुछ है ही नहीं तो सीधे सीधे प्रकाश वहां से निकल जाएगा, कोई घटना नहीं होगी। तो अंतरिक्ष यात्री को और आकाश को अंतरिक्ष से देखने पर, चंद्रमा से देखने पर आसमान हमें काला दिखाई देगा। अब पिक्चर में देखना, बॉलीवुड की पिक्चर अंतरिक्ष या कुछ दिखाते हैं वो सब काला दिखता है, क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं है, वैक्यूम है, कोई पार्टिकल नहीं है, कोई मीडियम नहीं है जिससे टकरा के प्रकाश क्या हो जाए, 7 रंगों में फैल जाए, इसलिए वो हमें कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष से आसमान काला दिखाई देता है। ठीक, तो ये जितनी भी अपन घटनाएं पढ़े ये सभी घटनाएं उदाहरण होती हैं प्रकाश के प्रकीर्णन का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ें, मॉक टेस्ट लगाएं। आपको जो भी इससे संबंधित समस्याएं आती हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक, और चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।